हेलो मेरे प्यारे सीट स्टूडेंट। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से चैप्टर की, दैट इज़ अ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपनी एक आरंभ सीरीज़, और इस आरंभ सीरीज़ में हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में समझेंगे कि सीए वाले बच्चों के लिए कि किस टाइप के कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं हर एक चैप्टर्स में, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज़ का जो यहाँ पे नाम रखा गया है दैट इज़ अ आरंभ सीरीज़, वो इसीलिए रखा गया है ताकि आप सभी जो जिनका टारगेट यहाँ पे मई में है या जिनका टारगेट यहाँ पे सितंबर में है, तो उनको चीज़ें कोई भी दिक्कत ना हो और उनको आरंभ से चीज़ों से ठीक है, सारी ही चीज़ें बहुत ही ईजिली तरीके से क्लियर हो पाए, ठीक है ना। तो आरंभ सीरीज को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फॉर सीए फाउंडेशंस के लिए, और हम लोग फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर इज अ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर 1 की, दैट इज वो क्या होगा हमारे पास, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो क्या होता है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देन इसके रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो क्लियर है। ओके तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या होता है रेशियोज। अब रेशियोज क्या होता है इसके बारे में समझिए, ठीक है। देखो रेशियोज की अगर हम लोग बात करें तो रेशियोज आपका कुछ में नहीं है। रेशियोज द कंपैरिजन बिटवीन ऑफ द टू क्वांटिटीज, यानी दो क्वांटिटीज का यहाँ पे क्या है, एक तरीके से कंपैरिजन है, ठीक है ना। दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में आपकी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं आप समझिएगा। मैग्नीट्यूड में आपका आ जाता है सेम यूनिट्स, ठीक है, यानी आपका क्या होना चाहिए, सेम यूनिट्स होनी चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका क्या, सेम काइंड। तो आपका क्या होना चाहिए, सेम काइंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपके रेशियोज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो रेशियोज क्या होता है हमारे पास, दो क्वांटिटीज़ का यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन। इन दो क्वांटिटीज़ को कंपैरिजन करेंगे, और वो दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन जो सेम टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी उनके सेम यूनिट्स और सेम काइंड होनी चाहिए। अगर हम सेम यूनिट्स की बात करें तो सेम यूनिट्स को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। सेम यूनिट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेम यूनिट्स का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 2 सेंटीमीटर, और मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और 3 मीटर, ठीक है ना। तो क्या 2:3 आपका रेशियोज होगा, ठीक है। अगर हम इन दो क्वांटिटीज़ को कंपैरिजन में लाएं, 2 सेंटीमीटर और 3 मीटर, इन दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करें तो एक है 2 सेंटीमीटर और एक है आपका कौन सा, 3 मीटर। तो क्या ये दो आपके रेशियोज में होंगे, नहीं होंगे ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी यूनिट जो है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे एक सेंटीमीटर में है और एक यहाँ पे क्या है, मीटर में है। तो इनकी यूनिट्स जो है ना वो आपकी क्या है, डिफरेंट है। एक सेंटीमीटर में हो जाएगा, एक मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, यूनिट्स आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर एक मीटर में है, जैसे अगर मैं कहूं कि 2 मीटर और 3 मीटर, तब हम कह सकते हैं हाँ 2:3, ये आपका क्या हो जाएगा, कंपैरिजन में होगा, दैट इज अ 2:3, ये आपका हो जाएगा हमारे पास रेशियो, ठीक है। सेम काइंड का क्या मतलब है यहाँ पे समझो। अगर हम सेम काइंड के मतलब की बात करें तो सेम काइंड का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि हम अगर मान लीजिए ऐसा लिख दें कि मैंने कह दिया कि वेट ऑफ दीपेश, ठीक है, दीपेश का जो वेट है दैट इज़ अ 52 kg। वेट ऑफ दीपेश इज़ 52 kg। एंड एज ऑफ प्रिया, प्रिया की एज है हमारे पास 25 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप वेट का और प्रिया से एज का रिलेशंस कर रहे हो, ठीक है, यानी इनके काइंड जो होने चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वेट की बात कर रहे हो तो वेट प्रिया का भी वेट होना चाहिए, अगर आप एज की बात कर रहे हो तो दीपेश का भी एज होना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज ये आपकी दो चीज़ें होनी चाहिए, तब वो आपका क्या कहलाता है, दैट इज अ रेशियो, वो आपका क्या कहलाएगा, रेशियोज, ठीक है। अब रेशियोज को एक जनरल टर्म्स की अगर हम लोग बात करें कि जनरल टर्म्स में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशियोज को, तो देखिएगा रेशियोज का अगर हम दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करें तो एक जनरल फॉर्म क्या होती है, रेशियोज को हम लोग डिनोट करते हैं सिंपली A:B से, ठीक है ना। ये आपकी जनरल फॉर्म हो जाएगी A:B, एंड A:B इज रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ A/B। तो ये आपका क्या हो जाता है, रेशियोज हो जाता है। बोलो क्लियर है। तो वही आपसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ एनी टू नंबर्स A एंड B एक्सप्रेस एस A:B, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B। ये हम लोग यहाँ पे इसको डिटरमाइन या लिख सकते हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया।
इतनी चीज़ें आपको सभी को क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला आते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में ध्यान रखने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो चीज़ समझिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कि बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर मैंने कह दिया कि एक रेशियो है हमारे पास ए रेशियो बी, ठीक है, तो आप रेशियो में मल्टीप्लाई क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेम नंबर्स का, कोई भी एक सेम नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई आपका बोथ साइड होगा। ठीक है, क्या होगा? मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा? बोथ साइड हो जाएगा। बोथ साइड आपका मल्टीप्लाई होता है, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास कितनी? 2a रेशियो 2b। ठीक है, क्या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एक सेम कांस्टेंट पे या सेम नंबर्स पे। तो a रेशियो b है तो हम 2 से डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये हो जाएगा 2a रेशियो 2b, तो ये रिवर्स फॉर्म में a रेशियो b बन सकता है। जब हम डिवाइड करेंगे a/2 और b/2 तो ये रिवर्स फॉर्म में आपका a रेशियो b जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, डिवाइड आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एडिशंस की अगर हम लोग बात करें तो एडिशंस नहीं करें पाएंगे, और सब्ट्रैक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो सब्ट्रैक्शन भी आपका पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपने a रेशियो b लिया और आपने कहा कि हम 2 से ऐड कर देते हैं तो ये रिवर्स फॉर्म होकर के a रेशियो b नहीं बन सकता। इसलिए ना ही एडिशन पॉसिबल है ना ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ओनली फॉर अ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन द सेम रेशियोज, यही आपका क्या हो जाएगा? पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है? सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड पॉइंट आपका क्या कहेगा? सेकंड पॉइंट आपसे कहेगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब हमें ये देखना होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो जैसे मैंने आपसे यहाँ पे मैंने कहा कि 42 मैंने एक रेशियोज दिया, ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पे 42/56, ठीक है ना, मैंने एक ये रेशो दिया, मैंने कहा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है, बहुत ध्यान समझना, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जिस रेशियोज के बाद वो सिंप्लीफाई ना हो। ठीक है, यानी जो भी रेशियोज हो उसके बाद वो सिंप्लीफाई ना हो, दैट इज वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, यानी उसके बाद उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, वो कट नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी देखो, अभी आप 2 से भी कट कर सकते हो, 2 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, ठीक है, सबसे हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अब मैंने कहा कि चलो कोई भाई स्टार्टिंग से समझते हैं। ठीक है ना, मैंने कहा कि 2 से कट कर दो, 2 से कट कर दोगे तो 21 अपॉन कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब आपने कहा कि सर ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है? और सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, हाँ, तो और सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको करो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर और सिंप्लीफाई हो रहा है, अब किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है। सर 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन क्या अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है? क्या अब इसके बाद ये सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो इसके बाद अगर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो यही आपकी क्या कहलाएगी? सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। तो वही मैंने आपसे कहा कि वह रेशियो जिसके बाद वो सिंप्लीफाई ही ना हो, दैट इज वो आपका क्या कहलाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी कहलाती है। ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट समझता है, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर ऑफ द टर्म्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है रेशियो में। ऑर्डर ऑफ द टर्म्स की अगर हम लोग बात करें कि जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आप बताइए एक क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:4 है। अब एक क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 3:4 है और मैंने कहा कि उस क्लास में टोटल जो स्टूडेंट है हमारे पास कितने हैं? 700 है। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे 700 है, और उस क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है हमारे पास? 3:4 है। ठीक है ना, क्लियर। उस क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है हमारे पास? 3:4 है। तो अब पहले तो आप ये बताओ कि क्या आप ये फाइंड कर सकते हो कि बॉयज़ कितने होंगे और गर्ल्स कितने होंगे? यानी हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियोज कैसे करते हैं, यानी हम लोग किसी भी नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो अगर आपका दे रखा है 3:4 और टोटल आपको स्टूडेंट दे रखे हैं कितने? 700। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं है, 4 और 3 को ऐड करो, कितना हो गया? 7। 7 का रेशियो किसके इक्वल है? 700 के। तो 1 का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? 100 के। तो 3 का रेशियो किसके अलग हो जाएगा? तो 3 × 100 यानी 300 हो जाएंगे, 4 × 100 यानी 400 हो जाएंगे। ठीक है ना,
अब एक चीज समझना कि जो ऑर्डर ऑफ द टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट कैसे है। वो इंपॉर्टेंट ऐसे है कि जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो आपका कितना है 3:4 है, तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि आपने ऐसा लिख दिया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो सर 4:3 भी तो हम लिख सकते हैं। ज़रूरी है ऑर्डर फॉलो करना? बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप चीज़ों को क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जैसे मैंने इसीलिए ये वाला पहले बताया, ठीक है, कि अब यहाँ पे बताओ बॉयज़ कितने आ रहे थे 300 और गर्ल्स कितनी आ रही थी 400, लेकिन जब आपने ऑर्डर चेंज कर देंगे ना तो बॉयज़ यहाँ पे आ जाएंगे 400, गर्ल्स आ जाएंगी 300, जो कि एकदम गलत है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ द टर्म्स जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी चेंज नहीं करा। ऑर्डर ऑफ द टर्म्स यहाँ पे माने करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही कि सेम काइंड में जो आपका रेशियोज है वो आपका होना चाहिए, और ये रेशियो तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका सेम काइंड्स होगा, सेम यूनिट्स होंगी, ठीक है, इस टाइप में। बोलो क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट आता है आपका इनवर्स रेशियो। अब ये इनवर्स रेशियोज क्या होता है समझिएगा ध्यान से। इनवर्स रेशियोज की अगर हम लोग बात करें तो इनवर्स रेशियोज क्या है, तो कह रहा है कि वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, यानी उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। द ए बी इज द इनवर्स रेशियो ऑफ बी रेशियो सी एंड वाइस वर्सा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक रेशियो आपका क्या है ए रेशियो बी है, तो इसका जो इनवर्स रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो इनवर्स रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा बी रेशियो ए। ए रेशियो बी को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप बताओ। ए रेशियो बी को हम लिख सकते हैं ना ए अपॉन बी, ठीक है। बी रेशियो सी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताओ बी अपॉन ए। तो इनवर्स रेशियो आपसे ये कहता है कि अगर कोई ए रेशियो बी है यानी ए अपॉन बी है, अगर कोई बी रेशियो ए है यानी बी अपॉन ए है, इनका अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यही आपका कहलाएगा क्या, इनवर्स रेशियो, ठीक है। यही आपका क्या कहलाता है, इनवर्स रेशियोज कहलाता है कि इनका जो प्रोडक्ट है, इनवर्स रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो दैट इज वो आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स रेशियोज कहलाएगा, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, हाँ जी बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। चलो कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियोज़ में। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियोज़ में बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियोज़ की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियोज़ में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, कि भाई ये डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियोज़ क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बात किया डुप्लीकेट रेशियोज़। ये डुप्लीकेट रेशियोज़ क्या होते हैं, तो सुनिए, अगर डुप्लीकेट रेशियोज़ की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने कहा कि कोई दो क्वांटिटीज़ हैं या फिर कोई दो नंबर्स हैं या वेरिएबल दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक है, दो रेशियोज़ हैं या दो नंबर्स हैं, ऐसे समझो ए और बी दो नंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी आपके दो नंबर्स हैं, और मैंने कहा कि इनका डुप्लीकेट रेशियोज़ क्या होगा। कोई दो नंबर्स दे दिए जाए, दो वेरिएबल दे दिए जाए, कुछ भी दे दिया जाए, और आपसे कह दिया जाए कि इनका डुप्लीकेट रेशियोज़ क्या होगा, आप बताओ। तो इनका जो डुप्लीकेट रेशियोज़ हो जाएगा ना, वो क्या करना होता है डुप्लीकेट में, तो डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, स्क्वायर कर दो, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियोज़। तो ए और बी का डुप्लीकेट रेशियोज़ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिप्लीकेट रेशियोज़ क्या होते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियोज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, कि ट्रिप्लीकेट रेशियोज़ क्या होते हैं। तो देखिए ट्रिप्लीकेट रेशियोज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर्स हैं हमारे पास ए और बी, कोई दो नंबर्स हैं हमारे पास ए और बी, तो इनका ट्रिप्लीकेट रेशियोज़ क्या हो जाएगा। अब ट्रिप्लीकेट का पता है मतलब क्या होता है, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है यहाँ पे क्यूब। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, क्यूब करना, ठीक है ना। तो क्यूब कर देंगे, तो क्यूब कर देंगे यानी क्या हो जाएगा, ए का क्यूब और बी का क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियोज़, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, और अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो डुप्लीकेट समझ में आ गया कि स्क्वायर करना होता है, ट्रिप्लीकेट समझ में आ गया क्यूब करना होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियोज़ क्या होते हैं, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियोज़ की अगर हम लोग बात करें तो सब डुप्लीकेट रेशियोज़ क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सब डुप्लीकेट में समझो क्या होता है, अगर हम बात करें सब डुप्लीकेट के रेशियोज़ की सब डुप्लीकेट में जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी दो नंबर दिए जाएं ए और बी, तो सब डुप्लीकेट में पता है क्या करना होता है। देखो डुप्लीकेट में हमने क्या करता था स्क्वायर, तो सब डुप्लीकेट में इसका स्क्वायर रूट क्या करना होगा, स्क्वायर रूट,
क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा, यानी ए और बी है तो ए रूट ऑफ ए और रूट ऑफ बी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सब डुप्लीकेट। अच्छा, सब ट्रिप्लीकेट में क्या करना होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज, ठीक है ना, सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज में हमें क्या करना होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सब ट्रिप्लीकेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई भी दो नंबर्स आपको दे रखे हैं ए और बी, तो सब ट्रिप्लीकेट में पता है हमें क्या करना होगा, इनका क्यूब रूट, जैसे इसमें क्या किया था, क्यूब किया था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट और ये वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट। बोलो क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट और समझना है यहाँ पे, जो यहाँ पे था इसके पहले जब मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो रेशियोज हैं हमारे पास, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए रेशियो बी में, ठीक है। तो ए जो होता है ना वो आपका होता है फर्स्ट टर्म्स, ए आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं एंडिसेंट्स, ठीक है। और बी आपका जो होता है वो कौन सा होता है, सेकेंड टर्म्स होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट्स, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर। चलो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज में, डुप्लीकेट रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियोज क्या होते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियोज क्या होते हैं, और उसके बाद सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया क्या चीज़ें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज में। अगला जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी क्या है, कंपाउंड रेशियोज क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कंपाउंडेड रेशियोज, ऐसे कंपाउंडेड रेशियोज की अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंडेड रेशियोज क्या होते हैं ये आपको बताना चाहिए। देखो, कंपाउंडेड रेशियोज की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताऊं कंपाउंडेड रेशियोज क्या होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको कई सारे रेशियोज दे दिए, ठीक है। मैंने कहा एक रेशियो है हमारे पास ए रेशियो बी, और एक रेशियो है हमारे पास सी रेशियो डी, एक रेशियो हमारे पास ई रेशियो एफ, ठीक है। तो ये कई सारे मैंने रेशियोज दे दिए, ए बी और रेशियो और सी डी रेशियो और ई एफ रेशियो। अब मैंने कहा इनका कंपाउंडिंग रेशियोज बताइए क्या होगा। तो देखिए, इनका जो कंपाउंडिंग रेशियोज होगा ना वो क्या करना होगा, तो कंपाउंडेड रेशियोज क्या होता है कि जो भी इनके एडिसेंट्स है, मतलब जो भी फर्स्ट टर्म्स हैं, सारे रेशियोज के जो फर्स्ट टर्म्स है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या हो जाएगा, ए इंटू सी इंटू ई, ठीक है ना, रेशियोज, और जो भी इनके कॉन्सिक्वेंट हैं, यानी जो भी इनका सेकंड टर्म्स है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, यानी बी इंटू डी इंटू एफ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए सी ई रेशियो हो जाएगा बी डी एफ। तो ये आपका कहलाएगा कंपाउंडेड रेशियोज, ये आपके क्या कहलाएंगे, कंपाउंडेड रेशियोज कहलाएंगे। बोलो क्लियर है, हाँ जी बता दो जाओ, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ यहाँ पे एक चीज़ और है, उसको हमें समझना है यहाँ पे, और वो क्या है समझिएगा कि रेशियोज़ को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, रेशियोज़ फाइंड कैसे होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कह दिया कि मैंने आपसे कह दिया इफ़ अगर आपसे कह दिया जाए कि ए रेशियो बी आपको दे दिया जाए 3:2 और बी रेशियो सी आपको दे दिया जाए 5:4, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी ये कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा। अगर ए रेशियो बी आपका 3:2 है, बी रेशियो सी आपका कितना है 5:4 है, तो आपसे कहा जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा। तो बताइए फटाफट। तो देखो बहुत लोग क्या करते हैं, बी और बी को सेम कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। नहीं, इसमें मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ना दोहरे में, ए बी और बी सी में कभी भी इस टाइप से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है उल्टा एन, यानी रिवर्स एन। कैसे, पहले देखो 3 का 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, फिर 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 10, फिर 2 का 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो 15 10 8 यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपने क्या अप्लाई किया, दिस, ये क्या है आपका उल्टा एन। तो उल्टा एन अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से रेशियोज को आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसमें कि कभी कदार आपसे मान लीजिए ऐसे कुछ कहेगा
कि कह देगा कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:4 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3, और आपसे सिर्फ कहेगा कि बताइए फाइंड ए रेशियो सी, यानी आपसे फर्स्ट टर्म पूछेगा और लास्ट टर्म पूछेगा, ठीक है ना। पहला और लास्ट टर्म आपसे पूछेगा कि ए रेशियो सी जो होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है, ए रेशियो सी कितना हो जाएगा। तो अब सुनो, अब अगर ध्यान से समझो, अगर ए रेशियो सी आपसे पूछता है, सिर्फ और सिर्फ ए रेशियो सी आपसे पूछता है, तो आपको पूरा ऐसा नहीं है कि उल्टा एन अप्लाई करके पहले पूरा सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद फिर आप देख रहे हो कि ए और सी कितना होगा। नहीं, आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, बस सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10, 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12। अब अगर ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो किससे सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से, 2 5 जा 2 6 जा, तो 5:6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग रेशियोज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। हाँ जी बताओ, कोई डाउट, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एक और हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:9 और सी रेशियो डी इज इक्वल टू 3:5, ठीक है। और आपसे कह दे कि बताइए फाइंड ए रेशियो डी। आपको क्या करना है, ए रेशियो डी फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ ए रेशियो डी फाइंड करना है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर 3 में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 5 × 2 × 3, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा कितना हो जाएगा 30, और इधर कितना हो जाएगा 27 × 5, तो 5 से ये कैंसिल हो गया 6, तो 6:27। ये और कर सकता है 2:9, तो 2:9 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। चलो तो अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस क्या हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे रेशियो के बेस पे अभी फिलहाल क्वेश्चंस। तो कह रहा है कि फाइंड द कंटिन्यू रेशियो ऑफ 200, 400 रुपीज़ एंड 600 रुपीज़, ठीक है। तो 200 रुपीज़ और कितना है यहाँ पे 400 रुपीज़ है, और कितना है यहाँ पे 600 रुपीज़ है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो, तो इसका रेशियो बताना है कंटिन्यू, तो 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 2:4:6, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, तो 1:2:3 ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका इस टाइप में आता है, जैसे आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 2 हाउसेस ऑफ 16:23 रिस्पेक्टिवली 2 years later when the price of the first has increased by 10%, तो पहला प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है, 10% इंक्रीज किया गया है, एंड द सेकेंड बाई रुपीज एंड दैट ऑफ द सेकेंड बाई रुपीज़ 477, और सेकेंड जो है ना वो परसेंटेज में नहीं दे रखा है, वो आपसे कह रहा है कि 477 रुपीज़ जो है वो क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ प्राइस बिकम 11:20, तो ये क्या हो गया 11:20 हो गया। तो ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है फर्स्ट हाउस का, ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, तो सिंपल है। आप बताओ रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 2 हाउसेस कितना था 16:23, तो इसको हमने लेट कर लिया 16x हो गया और ये 23x हो गया, ठीक है। अब बताइए पहला जो है प्राइस वो कितने परसेंट इंक्रीज किया गया है, 10% इंक्रीज किया गया है। तो अगर 10% क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है ना, 10% आपका इंक्रीज किया गया है, तो इसका 110% निकाल लो, क्योंकि 10% इसमें ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा। आप ऐसे नहीं करना है कि 16 इसका पहले 10% निकाल लो फिर ऐड कर रहे हो, नहीं, सीधे 16 इसका 110% निकालो, ठीक है ना। ये इसमें किया गया है, ठीक है। 1600 का 110% निकाल देंगे तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग प्राइस आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्लस करना होगा क्योंकि इसमें वैल्यू आपको दे रखी है। सेकंड बाई रुपीज़ कितना किया गया है 477, तो ये प्राइस कितना हो जाता है 11/20 हो जाता है। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस का जो ओरिजिनल प्राइस था यानी ये 16 का, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी हो जाएगी, तो बस सॉल्व कर लो। तो 16 इसका 110% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, अब सुनो ऐसे तो करोगे ना, 16x × 110/100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 7, और ये कितना आ गया हमारे पास 6 6 7 1, 1 से डिवाइड बाई करोगे आप 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा 17.6x, तो ये 17.6x हो जाएगा अपॉन इसकी वैल्यू तो ऐसे रहेगी 23x + 477, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 11/20। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 23x का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा 3
3 और 2 5 और 2 253x, ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिखा रहने देना अभी 11 इंटू 477, मल्टीप्लाई मत करना, इज इक्वल टू में इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 17.6 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो तो पहले कितना हो जाएगा, 1 2 4 15 5 जैसे लगा 1 2 1 3, ठीक है। तो बाकी कितना है, 0 आ गया, पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट 1 मान लगा हुआ, यानी 352 आ गया हमारे पास, कितना 352x आ गया। चलो क्लियर है, 0.0 352.0, ठीक है ना। तो 352 में 253 माइनस करो, 352 में 253 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 9 और ये हो जाएगा 9, ठीक है ना, क्लियर। और बस 99, तो 99x की वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर चला जाएगा माइनस में, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू 47, 11 इंटू 47 ये हो जाएगी हमारे पास 477, सॉरी 477, ठीक है ना। चलो तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई हमारे पास, तो 11 से ये कट जाएगा 9 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 477 डिवाइड बाई 9, इसको जब सॉल्व करेंगे 9 5 जब बता ले 2 बजाएगा 9 3 27 यानी 53, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 53। तो आपसे कह रहा था कि पहला हाउस कितना था 16x, तो 16 इंटू 53, चलो बस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 48 8 4 65 और 4 कितना हो जाएगा 690, चलिए 48, हाँ 8 और ये 4 65 और 4 5 4 9, ठीक है ना, हाँ क्लियर। 16 पंचे 80, 80 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 84। देखो अरे इसका हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, इसका हम लोग यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाई, 16 इंटू 53 का मल्टीप्लाई करना है बस, तो वो कितना हो जाएगा 16 48 8 4 हो जाएगा, 16 पंचे 80 4 84 यानी 848, तो 848 मतलब ए हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट तरीका बन सकता था, लेकिन शॉर्ट तरीका क्यों नहीं बना, शॉर्ट तरीका इसलिए नहीं बना क्योंकि एक में आपको क्या दे रखा था परसेंटेज, और एक में आपको दे रखा था वैल्यू। अगर ये दोनों में कहता कि इसमें 10% इंक्रीज हुआ है, इसमें 20% इंक्रीज हुआ है, तब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे, लेकिन एक में आपसे कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, दूसरे में आपसे कह रहा है यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग को इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, दैट इज 848 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5 एंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी एंड सी इज 4:7। तो कह रहा है कि ए और सी का बताओ, तो सिंपल बताया हुआ है मैंने, ए और बी का कितना दे रखा है 3:5 और बी और सी का कितना दे रखा है 4:7। तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि ए और सी का बताना है, तो ए और सी का मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 हो जाएगा और 35 हो जाएगा, तो 12:35 करेक्ट, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप में आपको दे रखा है कि ए रेशियो बी आपका दे रखा है 4:5, बी रेशियो सी 3:7, सी रेशियो डी 6:7, डी रेशियो ई 12:17। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो ए रेशियो ई आपको बताना है, ठीक है ना। देखो क्या दे रखा है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:5, ठीक है, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:7 और सी रेशियो डी इज इक्वल टू 6:7 और डी रेशियो ई इज इक्वल टू 12:17। ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि बताना है ए रेशियो ई बताना है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 × 3 × 6 × 12 रेशियो 5 × 7 × 7 × 17। सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 864 रेशियो 4165। चलो आगे आ जाओ। अब आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द टू रेशियोज 5/6 और 8/9 है, तो आपसे कह रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर होगा भाई। देखो सिंपल है, 5/6 8/9 कैलकुलेटर सभी के पास है, तो सीधे सीधे डिवाइड कर लो, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.8 और ये वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है ना। इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.8 और फिर हो गया हमारे पास 8 और बात 0.88, तो कौन सा बड़ा होगा ये, क्लियर। तो इसका मतलब 8/9 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में,
आपसे कह रहा है कि इन एन एक्सप्रेस ट्रेन द पैसेंजर ट्रेवलिंग इन AC स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास एंड स्लीपर क्लास, ठीक है ना, आर इन द रेशियो 1:2:7 एंड द रेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन द रेशियो 5:4:2। तो आपसे कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन में AC स्लीपर क्लास है, AC स्लीपर क्लास है, और कौन सी क्लास है, फर्स्ट क्लास है, और कौन सी क्लास है यहाँ पे, स्लीपर क्लास है, ठीक है ना। तो इनके पैसेंजर्स का रेशियो आपको दे रखा है 1:2:7 पैसेंजर्स का, इनके पैसेंजर्स का रेशियोज आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 1:2:7, ये इनके पैसेंजर्स का रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है ना। एंड द रेट ऑफ ईच क्लास इन द रेशियो 5:4:2, और इनके रेट का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5:4:2, ये इनके रेट का रेशियोज दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि टोटल अर्न रुपीज़ फ्रॉम ऑल क्लास, ऑल क्लास का टोटल अर्न रुपीज़ कितना है 54,000। तो इनकम रिसीव आपको बतानी है AC स्लीपर क्लास की इनकम कितनी रिसीव हो गई, ठीक है, AC स्लीपर क्लास। तो अब देखो आप ये बताओ, हर एक क्लास का अगर हम इनकम निकालें कि हर एक क्लास में कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है, तो कैसे रिसीव्ड होगा। तो भाई देखो इसमें कितने हैं, यहाँ पे हमने लेट कर लिया ये 1x, ये हो गया हमारे पास पैसेंजर 2x, ये हो गया हमारे पास 7x, रेट कितना हो गया, ये हो गया 5y, ये हो गया 4y और ये हो गया 2y, इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा AC स्लीपर क्लास का टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 5xy, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 8xy, ये आ जाएगा AC फर्स्ट क्लास का रेवेन्यू। स्लीपर क्लास का रेवेन्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14xy। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये टोटल ऑल क्लास का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, और टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा है 54,000, टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा है हमारे पास 54,000। तो ऐड कर देंगे 8 5 13 14 कितना हो जाएगा 27 XY की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी 54,000, तो XY की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 2,000। अब अगर XY की वैल्यू 2,000 आ गई है तो आपसे कह रहा है कि स्लीपर क्लास AC स्लीपर क्लास का कितना था, तो कितना था AC स्लीपर क्लास का 5xy, तो 5 और XY की वैल्यू कितनी हो गई 2,000, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर इज़ 10,000। तो 10,000 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ देयर आर ₹495 इन अ बैग इन अ डिनोमिनेशन ऑफ द 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन, ठीक है ना। तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि बैग में आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, 495 रुपीज़ हैं बैग में, ये टोटल कितने रुपए हैं 495 रुपीज़ हैं। कौन कौन से डिनोमिनेशन में हमारे पास 1 रुपीज़ और 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन, ठीक है, ये हमारे पास बैग में पैसे हैं, ठीक है, बोलो क्लियर है। आपसे कह रहा है विच आर इन द रेशियो 1:8:16, यानी इस कॉइन, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन के पैसे हैं इसके कॉइन का रेशियोज आपको दे रखा है कितना 1:8:16, ये आपको दे रखा है कॉइन का रेशियो। तो लेट सपोज मैंने ये कर लिया कि कॉइन हो गया हमारे पास x, ये हो गया 8x, ये हो गया 16x, ये आपके कॉइन हो गए हमारे पास कि ये कॉइन के रेशियोज हो गए हमारे पास, ठीक है ना। तो आप बताओ बैग में आपको क्या दे रखा है, टोटल रुपए दे रखे हैं, बैग में आपको क्या दे रखा है हमारे पास टोटल रुपए दे रखे हैं, ठीक है ना। तो बैग में अगर आपको टोटल रुपए दे रखे हैं तो हमें इनको क्या करना होगा, रुपए में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब देखो रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, 1 रुपए का आपके पास एक सिक्का है, ठीक है, 1x है, तो आपके पास कितने रुपए हो गए 1x हो गए, ठीक है। 50 पैसे के आपके पास 8x कॉइन है, तो 50 पैसे मतलब 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, यानी 50 पैसे के 2 कॉइन मिला करके 1 रुपये बनता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 8x डिवाइड बाई 2, तो ये रुपये में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 25 पैसे के 4 होते हैं तो हमारे पास 1 रुपये होता है, तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल रुपए आपके कितने हो गए 495 जो आपको दे रखे हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1x + 4x + 4x = 495। तो 9x की वैल्यू आ गई हमारे पास 495, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बताओ 55, x की वैल्यू हमारे पास 55 आ गई। तो आपसे देखो क्या बोला गया, आपसे बोला गया है कि हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन, हाउ मेनी 50 पैसे रुपीज़ नहीं, हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कितने कॉइन थे 8x कॉइन थे ना, तो 8x का मतलब कितना हो जाएगा 55 से मल्टीप्लाई कर दो तो 440, तो 440 हमारे पास क्या थे कॉइन थे, ठीक है ना। तो C हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भी बताओ। तो रेशियो में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं।
और इस टाइप से हमें इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस जैसे हमें उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन जो हैं वो रेशियोज़ में बनते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग प्रपोर्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारे पास रेशियोज़। प्रपोर्शंस क्या होता है? तो प्रपोर्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे प्रपोर्शंस में, ठीक है। प्रपोर्शन में देखो आपसे क्या कह रहा है कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, ठीक है, अगर दो रेशियोज आपके इक्वल होंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रोपोर्शनल्स कहलाएंगे। वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रोपोर्शनल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे प्रोपोर्शंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, इस टाइप में, तो दो रेशियोज अगर हमारे पास इक्वल होंगे तो वो आपके प्रोपोर्शंस कहलाएंगे। अगर एक रेशियो मैंने लिया A/B, एक रेशियो मैंने लिया C/D, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया तो ABCD आप जो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इक्वल। तो A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें A और D जो होता है ना, A और D वो आपके कहलाते हैं एक्सट्रीम्स और B और C आपके कहलाते हैं मीन्स। तो अगर मैंने कहा कि A/B प्रोपोर्शनल है C/D के, तो A/B को हम क्या लिख सकते हैं, A/B। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल, C/D। तो A और D ये आपके क्या कहलाएंगे, A और D, ध्यान समझना। तो A एंड D जो होते हैं आर एक्सट्रीम्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। और B एंड C आर मीन्स, ये आपके क्या होते हैं, मीन्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यही आएगा, AD इज इक्वल टू BC। तो A और D क्या थे हमारे पास, एक्सट्रीम। B और C हमारे पास, B और C हमारे पास क्या थे, मीन। तो हम इससे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, वही आपको यहाँ पे दे रखा है। तो प्रपोर्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियोज की समानता, दो रेशियो का इक्वल, वो आपका क्या कहलाता है, प्रपोर्शंस कहलाता है, ठीक है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शंस देख लेते हैं। प्रोपोर्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टेंडो की। क्या होता है, अगर A/B C/D के इक्वल है तो B/AB D/C के इक्वल होगा, करेक्ट। ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि अगर A/B C/D के इक्वल है तो A/C भी B/D के इक्वल होगा, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। कंपोनेंडो क्या होता है कि अगर A/B C/D के इक्वल है तो A प्लस बी, यानी न्यूमेटर में प्लस कर देंगे, अपॉन वैसे लिखा रहेगा, C प्लस D/D इक्वल हो जाएगा। डिविडेंडो क्या होता है, डिविडेंडो में माइनस कर देते हैं, तो A/B इज इक्वल टू C/D है, तो A माइनस B/B C माइनस D/D इक्वल हो जाएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है कि अगर A/B इज इक्वल टू C/D है तो A प्लस B/A माइनस B इक्वल हो जाएगा C प्लस D/C माइनस D। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोपोर्शंस की, आपको ध्यान रखना होगा। एक और प्रॉपर्टीज होती है एडेंडो, ये क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि कई सारे रेशियोज जो हैं वो हमारे क्या हैं, इक्वल है। जैसे मैंने कह दिया कि A/B इज इक्वल टू हो गया C/D इज इक्वल टू हो गया E/F इज इक्वल टू हो गया G/H। कई सारे रेशियोज हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर हम करें सम ऑफ न्यूमरेटर, इनके न्यूमरेटर का सम करते हैं, अगर हम A प्लस C प्लस E प्लस G और इनके डिनोमिनेटर का सम कर दें, यानी B प्लस D प्लस F प्लस H, तो ये इक्वल पता किसके हो जाएगा, ये जो आएगा रेशियोज ये इक्वल हो जाएगा, ये इनके ओरिजिनल जो रेशियोज था, ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा। तो यही आपका कहलाता है अटेंडो, यही आपका क्या कहलाता है, अटेंडो कहलाता है। क्लियर है, हाँ जी बताइए, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई ये मीन प्रोपोर्शंस क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शंस क्या होता है और फोर्थ प्रोपोर्शंस क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शंस क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शंस क्या होता है और फोर्थ प्रोपोर्शंस क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखो मीन प्रोपोर्शंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मीन प्रोपोर्शंस, ठीक है, तो मैंने कहा कि लेट सपोज मीन प्रोपोर्शंस हमारा क्या है, x है। तो इसको हम लोग देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा कि A रेशियो x रेशियो B, और ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल है x, तो क्या हो जाएगा, A/X इज इक्वल टू X/B, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू AB, तो x की वैल्यू क्या हो गई, √AB। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी मीन प्रोपोर्शनल्स की बात आएगी तो ध्यान से समझना, आपको दो वेरिएबल या दो नंबर आपको दिए जाएंगे A और B,
और आपसे कहा जाएगा इसका मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो ध्यान से समझना, इसका मीन प्रोपोर्शंस करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट ले लेना, तो ये इनका मीन प्रोपोर्शंस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शंस क्या होता है, इसी तरह आप थर्ड प्रोपोर्शन समझो। थर्ड प्रोपोर्शंस में आपको दो ही नंबर दिए जाएंगे, ए और बी, और आपसे कहा जाएगा इनका थर्ड प्रोपोर्शंस बताइए। तो थर्ड प्रोपोर्शंस में क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके पहले वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इनका थर्ड प्रोपोर्शंस हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल में आप समझो क्या होता है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन में तीन नंबर दिए जाएंगे, ए बी और सी, और आपसे कहा जाएगा इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। तो लास्ट वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इंटू सी, और पहले वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये है आपका मीन, ये है आपका थर्ड, और ये है आपका फोर्थ, ठीक है। चलो, जैसे मैंने आपसे कह दिया, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर 3 and 2। तो 3 और 2 का थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, तो क्या करोगे, 3 और 2 का थर्ड प्रोपोर्शन बताने के लिए क्या करना होगा, बताओ। क्या बताया था मैंने कि आपको दो नंबर दिए जाएंगे, ए और बी। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या करते थे, लास्ट वाले का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर और पहले वाले से डिवाइड कर दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये इसका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से, क्लियर। अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने कहा कि बताओ फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल of the number of 5 4 3। चलो, थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। तो तीन नंबर दिए जाएंगे, ए बी सी, क्या बताया था, लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3, और पहले वाले से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 12/5। ये इसका हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। बोलो, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें इसको क्या करना होगा, यहाँ पे सॉल्व करना होगा। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, क्लियर हो रहा है। हाँ जी बताइए, ठीक है, बोलिए 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 बोलिए, ठीक। चलो, अब ये देखो, एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ध्यान समझना, इसको करना कैसे करेंगे सुनो। मैंने कह दिया if P and Q are the subduplicate of P minus x square Q minus x square। तो मैंने कह दिया कि P और Q जो हैं वो सब डुप्लीकेट रेशियोज हैं, किसके, P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर के सब डुप्लीकेट आपके रेशियोज हैं, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि देन विच रिलेशन इज ट्रू। तो कौन सा रिलेशन आपका ट्रू है। चलो, पहला आपको ऑप्शन दे रखा है P Q अपॉन P प्लस Q। सेकेंड आपको ऑप्शन दे रखा है P स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन P माइनस Q। थर्ड आपको ऑप्शन दे रखा है P इज इक्वल टू Q। और फोर्थ आपको ऑप्शन दे रखा है P प्लस Q अपॉन P माइनस Q। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। कभी भी अगर इस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो अब कैसे सॉल्व करना होता है। आपसे कह रहा है कि P एंड Q आर द सब डुप्लीकेट रेशियोज ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर। तो सब डुप्लीकेट आपको पता है, सब डुप्लीकेट में क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर रूट करते थे। डुप्लीकेट में स्क्वायर होता था, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करता था। तो P और Q इनका सब डुप्लीकेट है ना, तो इसका मतलब P माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो सब डुप्लीकेट आ गया, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, P।
इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, p दे रखी है, ठीक है ना। इसी तरीके से अपॉन रेशियो ऑफ अपॉन कितना दे रखा है, q माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सब डुप्लीकेट करेंगे तो इसकी रेशियोज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है q, तो ये बन गया, ठीक है ना। बोलो ये बन गया कि नहीं बन गया। p एंड q आर द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो q माइनस एक्स स्क्वायर, देन विच रिलेशन इज ट्रू, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब हमें रिलेशन फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे, सुनो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड अप्लाई कर दो स्क्वायर। क्यों स्क्वायर अप्लाई किया, क्योंकि हमें ये रूट हटाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, रूट हटाना है। तो बोथ साइड कर दो, रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बन जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, बन गया। बोलो क्लियर। अब क्या करना होगा सर, अब सुनो, अब एक काम करो, क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगा दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हो जाएगा p q स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर q स्क्वायर, इधर आ जाएगा इज इक्वल टू में p स्क्वायर q माइनस एक्स स्क्वायर p स्क्वायर। बोलो बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और पी क्यू वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाओ, इस वाले को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, पी क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू, इसको उधर ले जाओ। तो इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और इसको उधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का है तो इसको पहले लिख लो, ये हो जाएगा हमारे, या इसको ऐसे लिखा रहने दो, या इसको पहले लिख लो, हाँ वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एक काम करते हैं, पी स्क्वायर वाले पहले लिखते हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर हो गया, ठीक है। तो एक काम करो, इसको उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर और प्लस का ये उधर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। बोलो क्लियर है, हाँ जी बताओ, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लो भाई, ये माइनस हटाना है ना, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस हटाना है तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देखो पी स्क्वायर क्यू है और पी क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ से पी क्यू कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, पी से पी कटा, अंदर आ गया हमारे पास क्यू से क्यू कट जाएगा, पी आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू कॉमन ले लिया, पी से पी कट जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। अब सुनो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पी क्यू पी माइनस क्यू अपॉन में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और आपको पता है, क्या पता है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बस रख दो यहाँ पे पी क्यू और इधर कितना हो गया p माइनस क्यू, और ये हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है ना, ये से ये कैंसिल, क्या आ गया पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, आ गया कि नहीं आ गया, तो पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू यानी फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट रिलेशन। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो ये आपका रिलेशन करेक्ट है, ठीक है। तो चलो ये था हमारे पास, और आज के लिए इतना रखते हैं, ये था हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।